नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में क्लास 11th का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि भूपटल का निर्माण करने वाले खनिजों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे कि खनिज यानी कि मिनरल्स होता क्या है। तो जो वस्तुएं पृथ्वी के धरातल अथवा उसके गर्भ से खोदकर निकाली जाती हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें हमें पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। ये पदार्थ जो होते हैं प्राकृतिक रूप से निकलने वाला वह पदार्थ है जिसकी अपनी भौतिक विशेषताएं होती हैं तथा इसकी बनावट को रासायनिक गुणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहला पॉइंट क्या है कि पृथ्वी के धरातल से या पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होने वाली जो भी पदार्थ होते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। और इनका जो निर्माण होता है वो प्राकृतिक रूप से होता है, यानी कि इनका निर्माण जो है हम मनुष्य नहीं करते हैं बल्कि इनका जो निर्माण होता है वो प्राकृतिक रूप से होता है। ठीक है। और इन खनिज पदार्थों की अपनी भौतिक विशेषताएं होती हैं, अपने अलग ही रासायनिक गुण होते हैं हर एक पदार्थ के। ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ गए हैं कि खनिज क्या होता है कि पृथ्वी के गर्भ से खोद कर, या जरूरी नहीं है कि खोद करके ही, जैसे कि ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो पृथ्वी के गर्भ से ही तो सारी चीज़ें बाहर आती हैं, है ना। तो वो भी क्या है, खनिज है। यानी कि जो भी चीज़ें हमें पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होती है, चाहे हम उसे खोद कर निकालें या वो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है, निकलती है, तो उसे हम खनिज कहते हैं। इनका जो निर्माण होता है वो प्राकृतिक रूप से होता है, हम मनुष्य इनका निर्माण नहीं करते हैं। और इन खनिज पदार्थों की अपनी क्या होती है, भौतिक विशेषताएं होती हैं और इनकी जो बनावट होती है उसको रासायनिक गुणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके। अब आगे हम बात करेंगे खनिज के प्रकार के बारे में। तो जो खनिज के प्रकार होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा धात्विक खनिज और एक होता है हमारा अधात्विक खनिज। इसके बीच में कंपैरिजन करने के लिए आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। आपकी खनिज की डेफिनेशन आ सकती है कि खनिज की परिभाषा बताइए और खनिज के प्रकार के बारे में बताइए। ठीक है। या आपका धात्विक खनिज अधात्विक खनिज पर कंपैरिजन करने के लिए आ सकता है। तो आप अच्छे से इसका जो डिफरेंस है उसको पढ़ लेना। तो देखिए हम बात करेंगे धात्विक खनिज की। तो जो धात्विक खनिज होते हैं इन्हें शुद्ध करने के पश्चात कूट पीट कर चादरों, छड़ों तथा तारों आदि में ढाला या बदला जा सकता है। देखिए जब हम पृथ्वी के गर्भ से कोई भी चीज़ निकलती है तो वो क्या होती है, अशुद्ध रूप में, यानी कि उस पर गंदगी लगी होती है। तो हम क्या करते हैं, उसको बिल्कुल साफ करते हैं, तब जा कर के हम उसे अपनी आवश्यकता के अनुरूप उसको प्रयोग में लाते हैं। तो यहीं पे जो ये बात करी गई है वो यही है कि इसे शुद्ध करने के पश्चात, यानी कि साफ करने के पश्चात क्या करते हैं, हम उसे अलग अलग उसका रूप परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे चादरों के रूप में, छड़ों के रूप में, तारों के रूप में। लेकिन जो अधात्विक खनिज जो होते हैं तो ये हमें प्रकृति में, हमें जिस अवस्था में मिलते हैं उसी अवस्था में या तो हम इसको प्रयोग करते हैं या फिर इन अधात्विक खनिजों में कुछ अन्य खनिज को मिलाकर के इसे अपने उपयोग के अनुसार करते हैं। इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका रूप तो परिवर्तित नहीं करते हैं, मतलब इसको जैसे हमें हमारी प्रकृति से प्राप्त होता है उसी अवस्था में या तो हम इसका यूज़ करते हैं या अन्य खनिजों को मिला करके इसे अपने उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की, इन धातुओं की अपनी चमक एवं विशेष कठोरता होती है। यानी कि जो धात्विक खनिज होते हैं तो इनकी अपनी चमक होती है, इनकी कठोरता होती है इनमें। और जो अधात्विक खनिज होते हैं तो ये, इनका जो धरातल होता है चमक रहित होता है, यानी कि इसमें चमक नहीं होती है। तो ये दूसरा डिफरेंस था कि जो हमारा धात्विक खनिज होते हैं इनकी अपनी चमक होती है, इनमें कठोरता होती है, लेकिन जो अधात्विक खनिज होते हैं ये चमक रहित होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है कि जो धात्विक खनिज होते हैं इनको चक्रीय संसाधन भी कहते हैं। चक्रीय साधन यानी कि रिसाइकलिंग हम इसका कर सकते हैं, एक बार हमने यूज़ किया इसको दोबारा से हम उसका रूप परिवर्तित करके इसको उपयोग में ला सकते हैं। बट जो हमारे अधात्विक खनिज होते हैं ये नाशवान होते हैं, एक बार आपने यूज़ कर लिया उसके बाद आप दोबारा से इसको यूज़ नहीं कर सकते। और साथ ही ये प्रकाश किरणों को परावर्तित नहीं करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन नहीं करते हैं। ये जो किरणें होती हैं, ठीक है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसका रिफ्लेक्शन नहीं करते हैं, परावर्तित नहीं करते हैं प्रकाश की किरणों को। फिर आगे हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। तो इनमें प्रमुख क्या क्या चीज़ें, जैसे लोहा,
तांबा, सीसा, सोना आदि ये क्या है हमारे धात्विक खनिज है। और जैसे अभ्रक है, फॉस्फेट है, जिप्सम है, गंधक, चूना पत्थर आदि ये सब क्या है हमारे अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। तो आई होप आप धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए जो मेन पॉइंट है सब मैं सिर्फ वही लिख रही हूँ, और ये जो चैप्टर्स है जो चैप्टर ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको भी हम पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो पॉइंट है, ये कुछ खनिजों से ऊर्जा प्राप्त होती है अतः इन्हें ऊर्जा खनिज कहा जाता है। यानी कि जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। फिर है भूपटल के तत्वों में O2 यानी कि ऑक्सीजन, सिलिका, Al यानी कि एल्यूमिनियम, Fe मतलब आयरन, Ca मतलब कैल्शियम। यानी कि इन 5 जो है ये हमारे तत्व हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, ठीक है, Fe आयरन और कैल्शियम। इनकी जो 5 तत्वों की जो प्रधानता होती है, मतलब ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और भी चीज़ें पाई जाती हैं लेकिन इनकी प्रधानता होती है, मतलब ये ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर कुछ अन्य अनेक प्रकार की धातुएं एवं अधात्विक खनिज विभिन्न खनिजों के जटिल सम्मिश्रण से बनती हैं, ठीक है। यानी कि और बहुत सी चीज़ें हैं जो धातुएं हैं या अधात्विक खनिज हैं, ये विभिन्न अलग अलग तरह के खनिजों के जटिल सम्मिश्रण से, यानी कि अलग अलग खनिजों के से मिलकर बनी है। जैसे कि एल्यूमिना, कॉन्ग्लोमरेट, लिमोनाइट, ये कैसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे खनिजों से मिलकर बने हैं, ठीक है। फिर है वैज्ञानिकों के द्वारा अब तक लगभग 200 खनिजों का पता लगाया जा चुका है, परंतु 20 खनिज ही महत्वपूर्ण हैं। भूपृष्ठ का 98.59% भाग केवल 8 तत्वों का, यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि 46.8% ऑक्सीजन पाया जाता है भूपृष्ठ में। एल्यूमिनियम जो है 8.13%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.63%, Na मतलब सोडियम 2.83%, और के पोटेशियम होता है 2.49%, Mg सिलिकॉन, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे इतने प्रतिशत जो है इनकी प्रधानता होती है। इतने प्रतिशत यानी कि 98.59% भाग पर ये जो जितने भी आपको ये तत्व बता रखे हैं इनकी प्रधानता होती है, ये इतने परसेंट जो है पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे कि पृथ्वी के शेष, यानी कि जो अब इसके अलावा जो अब ये शेष बचे हैं 1.49% जो भाग है, तो इनकी जो रचना है वो टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, मैग्नीज, गंधक, क्लोरीन, सोना, चांदी, तांबा, पारा, सीसा आदि तत्वों से हुई है। मतलब जितना टोटल सरफेस है हमारा, टोटल जो भूपृष्ठ है उसके 98.59% पे ये सारे पदार्थ हैं, और बाकी का जो बचा हुआ 1.41% है उसमें ये सब सारे जो पदार्थ हैं इन सब की प्रधानता होती है, ओके। अब हम जानेंगे खनिज के महत्व के बारे में, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स के बारे में। तो जिस देश में खनिज पदार्थों का अगाध भरा है, यानी कि जहाँ पे अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वही देश आज विश्व में सबसे अधिक आर्थिक रूप से औद्योगिक और व्यापार संबंधी उन्नति कर सका है। भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित है। यानी कि खनिजों के बारे में बताया है, उनके रूप के बारे में, ठीक है, तो उनके अंदर जो गुण पाए जाते हैं उसके बारे में बताया। तो पहले हम बात करेंगे क्रिस्टल का बाहरी रूप, यानी कि आउटर सरफेस ऑफ क्रिस्टल जो है, आप कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होता है घनाकार, यानी कि जिस प्रकार से जो हमारे खनिज होते हैं तो उसका शेप होता है, तो कुछ घन आकार के होते हैं, है ना, यानी कि कोई क्यूबॉइड शेप में होते होंगे, कोई क्यूब शेप में होते होंगे, जैसे कि दे रखा है अष्टभुजाकार, षटभुजाकार, प्रिज्म आदि। यानी कि जो ये हमारे अलग अलग शेप्स होती हैं ना, कोई हेक्टागन शेप में है या फिर आपके क्यूबॉइड, क्यूब, जो भी मतलब अलग अलग जो शेप्स होती हैं, तो उसकी जो खनिज है, जो उसकी आंतरिक व्यवस्था है, उसके आधार पर उसका जो भारी रूप होता है, ठीक है। फिर विदलन की बात करेंगे, जिसे कि इंग्लिश में क्लेवेज कहते हैं। जब किसी पदार्थ को काटा जाता है या दबाव डाला जाता है और यदि वह पदार्थ चिकनी और सपाट सतहों में टूट जाता है, अर्थात काटने के बाद पदार्थ की सतहें चपाट और चिकनी प्राप्त होती हैं, तो इसका तात्पर्य है कि वह पदार्थ विदलन का गुण रखता है। और जब सतह चिकनी व सपाट प्राप्त नहीं होती तो उस पदार्थ में विदलन का गुण नहीं पाया जाता। यानी कि जो विदलन का जो एक गुण है, तो इसका मतलब यह है कि जब हम किसी जो भी खनिज होता है, अगर हम उसको क्या करते हैं, जैसे हम उसको कहीं से भी काटते हैं, उस पर दबाव डाल के उसे तोड़ते हैं, काटते हैं, तो वो क्या होता है, अगर वो बिल्कुल हमें प्लेन सरफेस प्राप्त होता है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ से नहीं, बिल्कुल प्लेन सरफेस जैसे हमें प्राप्त होता है, तो
जो वो खनिज है उसमें विदलन का गुण पाया जाता है। और अगर हमें तोड़ने के बाद, उसे काटने के पश्चात क्या होता है कि जो वो खनिज है अगर वो हमें कुछ ऊबड़ खाबड़ सा प्लेन नहीं मिलता है तो उसमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता है। तो विदलन का गुण यहाँ पे यही चीज़ दे रखी है। फिर हम चमक की बात करेंगे तो जो खनिज होते हैं उनकी अपनी चमक होती है। ठीक है, विभंजन की बात करेंगे तो खनिजों के अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है, इसलिए इनमें विभाजन अनियमित होता है। ये मतलब कहीं से भी टूट सकता है खनिज, ऐसा नहीं होता कि यहीं से टूटेगा। मतलब कोई भी चीज़ कहीं से भी टूट सकती है। मान लीजिए आपके पास ही कोई चीज़ है, कांच की चीज़ है, एकदम से वो गिर जाती है, तो ऐसा तो नहीं होता ना उसमें कि वो यहीं से टूटेगा, वो कहीं से भी टूट सकता है ना। तो विभंजन क्या होता है, मतलब विभंजन का गुण पाया जाता है हमारे खनिजों में, यानी कि वो कहीं से भी टूट सकता है। विदलन का गुण पाया जाता है जिसमें उसे मतलब कि जिस पदार्थ में मैंने आपसे बात करी कि इसको काटने के पश्चात अगर हमें सतह बिल्कुल सपाट प्लेन मिलती है तो मतलब उसमें विदलन का गुण पाया जाता है, नहीं मिलती तो मतलब विदलन का गुण नहीं पाया जाता है। इसको एक बार आप थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हमारा मतलब आपको एक कुछ भौतिक विशेषताएं बता रखी हैं कि क्रिस्टल का जो कोई भी चीज़ हमें मिलती है तो जो क्रिस्टल होता है उसका बाहरी रूप जो होता है वो उसकी आंतरिक व्यवस्था के जैसी होती है, उसके आधार पर उसका बाहरी स्वरूप होता है। विदलन हमने पढ़ लिया, चमक पढ़ लिया और विभंजन पढ़ लिया। फिर हम बात करेंगे रंग की। तो कुछ खनिजों के रंग उसकी परमाणविक संरचना से निर्धारित होते हैं, जैसे मेलाक्राइट, एजुराइट, कैल्सोपाइराइट आदि, तथा कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग होते हैं। यानी कि जो खनिज है उसकी जो संरचना हुई, जिस प्रकार से हुई है, उसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती है उसके आधार पर, ठीक है, सीधी सी बात है, जिस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर है उस डिपेंड करता है, उसका कलर जो होता है, किसी भी खनिज का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है कि वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसकी संरचना किस चीज़ से मिलकर बन के हुई है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए दे रखा है आपको कि क्वार्ट्ज का रंग जो होता है श्वेत, हरा, लाल या पीला हो सकता है। ठीक है, और कुछ खनिजों में जो अशुद्धियों के कारण रंग होते हैं, यानी कि जब उनमें अशुद्धियाँ होती हैं, कोई खनिज अभी हमने साफ नहीं किया, जैसे हमें प्राप्त हुआ तो उसका कलर कुछ और है, लेकिन जब हम उसको बिल्कुल साफ कर देते हैं तो उसके पश्चात उसका कलर कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कुछ खनिजों में एक तो होता है उसकी परमाणुवीय संरचना के आधार पर उसका रंग होता है, और कुछ तो क्या होता है कि जो उसमें अशुद्धियाँ होती है उसके आधार पर उसका रंग होता है। फिर धारियों की बात करेंगे, यानी कि स्ट्रिप्स की। तो किसी भी खनिज के पिसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग या किसी अन्य रंग का हो सकता है। मेलाकाइट का रंग हरा होता है और उस पर धारियां भी हरी होती हैं। फ्लोराइड का रंग बैंगनी या हरा होता है जबकि इस पर श्वेत धारियां होती हैं। अर्थात खनिजों में विभिन्न रंग के मिश्रण के कारण धारियां होती हैं। यानी कि आपने जो उसमें लाइंस देखी होंगी ना, अलग अलग सी लाइंस से जैसे कुछ बनी होती हैं, जैसे आप देख सकते हो जो भी खनिज होते हैं, तो जो उस पर जो धारियां होती हैं तो खनिजों में विभिन्न रंगों के मिश्रण के कारण धारियां होती हैं। यानी कि जो उस खनिज में अलग अलग कलर्स मिले होते हैं तो उस कलर जो वो धारियां दिखती हैं आपको, तो उस मिश्रण जो जिन चीज़ों से मिलकर वो खनिज बना होता है तो इसलिए उस पर वो धारियां होती है। वो दोबारा पढ़ लेते हैं। खनिजों में विभिन्न रंगों के मिश्रण के कारण, यानी कि अलग अलग रंग के चीज़ें किसी खनिज में मिली होती हैं जिसके कारण उनमें धारियां होती हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे पारदर्शिता की, जिसे कि इंग्लिश में ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। तो पारदर्शिता में पहला पॉइंट है पारदर्शी, जिसे कि हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, यानी कि जिसके जो खनिज होते हैं जिनके आर पार जो होता है प्रकाश आ जा सकता है, यानी कि आप उसके आर पार जो है वस्तु को देख सकते हो। एक तो ये गुण पाए जाते हैं कुछ खनिजों में, पारदर्शी का, ट्रांसपेरेंट का, कि उसमें से प्रकाश की किरणें उससे होकर आ जा सकती हैं और साथ ही हम भी उसके आर पार देख सकते हैं। एक होता है पारभासी, जिसे कि हम इंग्लिश में ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। तो प्रकाश आर पार होता है लेकिन उनके विसरित हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती। विसरित मतलब डिफ्यूज हो जाने के कारण क्या होता है कि वस्तु उसके आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, फिर अपारदर्शी होता है कि प्रकाश किरणें आर पार नहीं होती हैं। तो यानी कि आपकी पारदर्शिता में भी 3 पॉइंट्स होंगे। एक होता है पारदर्शी कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उससे जो प्रकाश होता है उसके आर पार जा सकता है, हम भी उस चीज़ के आर पार देख सकते हैं। एक होता है पारभासी कि जिसके प्रकाश तो उसके आर पार होता है, यानी कि कुछ खनिज कैसे होते हैं कि उसके आर पार प्रकाश हो सकता है लेकिन वो प्रकाश शायद फैल जाने से, ठीक है, जैसे आप उसका डिफ्यूज हो जाने के कारण क्या होता है कि हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और अपारदर्शी तो ये हो गया कि प्रकाश उसके आर पार नहीं होता है।
फिर बात करेंगे आप संरचना की, स्ट्रक्चर की, तो प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था, महीन, मध्यम तथा अथवा खुरदुरे पिसे हुए, तंतु युक्त, पृथक करने योग्य या युक्त, अपसारी, विकिरणकारी, मतलब ये सब चीज़ें जो उसकी संरचना जो होती है अलग अलग तरह से होती है, उसमें कठोरता पाई जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे हमने बात करी थी अभी खनिजों के महत्व के बारे में। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी है। अब आगे हम बढ़ेंगे, चट्टानें और भूपटल के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रॉक्स मटेरियल्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल में मिलने वाले पदार्थ, चाहे वे ग्रेनाइट तथा बालुआ पत्थर की तरह कठोर प्रकृति के हो या चाक या रेत की तरह कोमल, चौक व लाइमस्टोन की भांति प्रवेश्य हो या स्लेट की भांति अप्रवेश्य हो, चट्टान अथवा शैल कहे जाते हैं। यानी कि आपको पृथ्वी की ऊपरी पदार्थ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के गुण रखने वाली चीज़ें मिल सकती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत में मिलने वाले पदार्थ, चाहे वो हार्ड हो, सॉफ्ट हो, उसके वो प्रवेश्य हो, यानी कि उसके अंदर से पानी जा सकता हो, अप्रवेश्य हो, वो सभी क्या है, चट्टानें हैं। ठीक है, एक बार दोबारा इसको पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल में मिलने वाले पदार्थ, चाहे वो क्या हो, चाहे वो ग्रेनाइट की या बलुआ पत्थर की तरह कठोर हो, चाहे वो चौक या रेत की तरह कोमल हो, ठीक है, या फिर चाक या लाइमस्टोन की तरह प्रवेश्य हो, यानी कि जिसके अंदर से पानी प्रवेश हो सकता है, या स्लेट की भांति अप्रवेश्य हो। अप्रवेश्य यानी कि जिसके अंदर से कोई चीज़ नहीं जा सकती, छन के, मतलब कि उसके जो कण होते हैं आपस में इतने चिपके होते हैं कि अंदर की तरफ आपका पानी नहीं जा पाता है। तो यानी कि चाहे वो किसी भी प्रकृति का हो, किसी भी प्रवृत्ति का हो, उसे हम चट्टान कहते हैं। फिर है जो हमारे ये चट्टान होते हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण है। ये एक या एक से अधिक खनिजों का योग होती है, यानी कि विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर हमारी चट्टान बनती है। आप कंफ्यूज मत होना कि चट्टान क्या है, खनिज क्या है। तो खनिज तो क्या होते हैं कि जो हमारी पृथ्वी के गर्भ में जो चीज़ें पाई जाती हैं, है ना, अलग अलग चीज़ें पाई जाती है, उसको तो हम खनिज कहेंगे। लेकिन इन खनिजों के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे हम शैल कहते हैं। यानी कि चट्टान जो बनती है हमारी, वो विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से, यानी कि उनसे मिलकर बनती है। अलग अलग खनिजों के मिलने से क्या होता है, हमारी चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। फिर है कि पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों के बने होते हैं, उन्हें चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के क्रस्ट में जितने भी, चाहे आपको मुलायम मिले चाहे कठोर पदार्थ मिले, जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों से बने होते हैं, उनको चट्टान कहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे चट्टान क्या है। चट्टान जो होती है वो अलग अलग खनिजों के सम्मिश्रण से बनती है। ठीक है, और चट्टानें जो होती हैं वो आपकी कठोर भी हो सकती हैं, मुलायम भी हो सकती हैं, प्रवेश्य भी हो सकती हैं और अप्रवेश्य भी हो सकती हैं। चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो जो हमारी चट्टानें होती हैं उनको रचना के अनुसार 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहली होती है हमारी आग्नेय चट्टानें, जिसे कि इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सेकंड होती है हमारी अवसादी चट्टानें, जिसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और थर्ड होती है हमारी रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें, जिसे कि इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे आग्नेय चट्टानों के बारे में, जिसे कि इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। इसका जो निर्माण होता है ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडे होने और जमने से होता है, इसलिए इनको आग्नेय कहते हैं। यानी कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, जब ज्वालामुखी फटता है, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के गर्भ से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, लावा निकलता है। तो वो लावा क्या होता है, वो लावा बहता है ना, वो लावा बह के क्या होता है, मैदान में जाके वो जमता है ना। कुछ समय के बाद पहले गर्म होता है, फिर धीरे धीरे ठंडा होता है और फिर वो चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कौन सी चट्टान बनती है, वो ये आग्नेय चट्टान बनती है। इनका जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से होता है, तभी इसका नाम क्या है, आग्नेय चट्टान है। ठीक है,
पृथ्वी के भीतरी भाग में मध्यवर्ती गहराइयों में बहुत अधिक कह सकते हैं उच्च कह सकते हैं, तो उच्च तापमान एवं दबाव के मध्य जो अर्ध द्रव अवस्था में पदार्थ एकत्रित है उसे मैग्मा कहते हैं। परंतु जब यह मैग्मा ज्वालामुखी के मुख से बाहर आता है तो उससे गैसें निकल जाती हैं, तो शेष द्रव पदार्थ लावा कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब ये पृथ्वी के गर्भ में होता है तब हम इसे मैग्मा कहते हैं, और जब ये बाहर निकलता है तब इसे हम लावा कहते हैं। इसको और अच्छे से एक बार समझ लीजिए कि जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में आपने पढ़ा है कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री जो सेंटीग्रेड तापमान जो होता है बढ़ता है। तो अब जब टेम्परेचर क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियसली एक दबाव भी पड़ता है हमारी चट्टानों पे। तो उस दबाव के कारण, तापमान के कारण क्या होता है, उस तापमान के कारण जो चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं, अर्धगलित अवस्था में हो जाती हैं। तो यही जो अर्धगलित अवस्था होती है इसी को मैग्मा कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये मैग्मा जो होता है, जब ये बाहर निकलता है, पृथ्वी के मुख से बाहर निकलता है, ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है, तो इस मैग्मा से क्या होता है, जो इसकी गैसेस होती हैं निकल जाती हैं, तो तब हम इसे क्या कहते हैं, लावा। यानी कि जब गर्भ में है तो मैग्मा कहते हैं, और जब बाहर निकलता है तब इसे लावा कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो चट्टानें होती हैं वो धरातल पर सबसे पहले बनी है। अन्य सभी चट्टानों की रचना प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं चट्टानों के द्वारा हुई है, अतः इन्हें मूल या प्राथमिक चट्टानें यानी कि बेसिक और प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये आग्नेय चट्टानें हैं ये सबसे पहले बनी है, और इन्हीं से क्या होता है, हमारी जो अन्य चट्टानें हैं उनका निर्माण होता है। आपने पढ़ा है ना, अवसादी, कायंत्रित। तो इन चट्टानों का जो रूप होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है कि वो जो चट्टानें हैं हमारी अवसादी, कायंत्रित, उनका जो निर्माण हुआ है वो हमारी आग्नेय चट्टानों से ही हुआ है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि इन चट्टानों का निर्माण सबसे पहले हुआ है, और इन्हीं से, इसी आग्नेय चट्टान से क्या है, अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो ये जो हमारी आग्नेय चट्टानें हैं ये हमारे धरातल पर सबसे पहले बनी हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं और मूल चट्टान भी कहते हैं। इन चट्टानों में परतें एवं जीवाश्म नहीं पाई जाती हैं। याद रखिएगा कि जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं इसमें परतें मतलब लेयर्स नहीं पाई जाती हैं, और इसमें जीवाश्म नहीं पाई जाती है। जीवाश्म जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये हमारी जो भी जीवाश्म की जो चीज़ें होती हैं ये हमारी आग्नेय चट्टान में नहीं पाई जाती हैं। ये जो चट्टानें होती हैं ये धात्विक खनिजों से पूर्ण होती है। अभी हमने पढ़ा ना धात्विक खनिजों के बारे में, अभी हमने पढ़ा था, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, निकल, तांबा, ये सब चीज़ें जो होती हैं यानी कि धात्विक खनिज जो हैं ये हमारी आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। इन चट्टानों का भौतिक व यांत्रिक अपक्षय सर्वाधिक तथा रासायनिक अपक्षय कम होता है। अपक्षय क्या होता है, जब चट्टानें अपनी जगह पे ही टूट के गिरती हैं उसे हम अपक्षय कहते हैं, इंग्लिश में वेदरिंग कहते हैं। तो ये जो अपक्षय होता है ये भौतिक रूप से भी होता है और यांत्रिक रूप से भी होता है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ते हैं कि अपक्षय आपने सुना होगा ना, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ कि चट्टानों का टूटना, अपनी जगह पे टूटना, जैसे कि दिन में क्या होता है, चट्टानें जो होती हैं सूर्य की रोशनी जब पड़ती है चट्टानों पे, चट्टानें क्या होती है, गर्म होकर फैलती हैं। ठीक है, जैसे आपने बर्फ़ को देखा है, बर्फ़ जो होती है जब उस गर्म होती तो फैल जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, गर्म होकर फैलना, और जब ठंड लगती है तो सिकुड़ जाती है, यानी कि जैसे हम उसको फ्रिज में रखते हैं ना तो ठंड से क्या होती है वो पानी एकदम एक साथ इकट्ठा हो जाता है, सिकुड़ जाता है ना। इसी प्रकार से जब चट्टानों पे धूप पड़ती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो चट्टानें जो होती हैं गर्म होकर फैलती हैं, और रात में क्या होता है कि उसके अंदर से टेम्परेचर जो होता है निकल जाता है, तापमान निकल जाता है, तो वो सिकुड़ जाती है। तो ये बार बार चट्टानों का फैलना सिकुड़ना, तो इससे क्या होता है, चट्टानें टूट जाती हैं। जैसे अब आपके हाथ में कोई रबर बैंड है, बार बार आप उसको खींचोगे छोड़ोगे तो एकदम से टूट जाती है ना वो। इसी प्रकार से चट्टानें भी जो होती हैं हमारी टूट जाती है। और ऐसा नहीं कि केवल सूर्य की रोशनी से ही नहीं होता है, बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हमारी चट्टानें टूटती हैं। वो आप
आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं ज़्यादा उस पर डीप पे नहीं जाऊंगी। यहीं पे बात कर रहे हैं कि जो ये हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं, इनका भौतिक व यांत्रिक अपक्षय सर्वाधिक होता है, यानी कि भौतिक यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है, जबकि रासायनिक अपक्षय इसका कम होता है, केमिकल वेदरिंग इसकी कम होती है। क्रस्ट का 90% भाग जो है वो आग्नेय चट्टानों से बना होता है और इन चट्टानों में क्रिस्टल पाए जाते हैं। क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल उन ठोसों को कहते हैं जिनके अणु, परमाणु या आयन एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं तथा यही क्रम सभी तरफ दोहराया जाता है, यानी कि एक सिस्टमैटिक वे में इसके अणु, परमाणु सब लगे होते हैं। क्रिस्टलों तथा क्रिस्टल निर्माण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्रिस्टल की कहते हैं, यानी कि जो क्रिस्टल जो बनते हैं, जो उसके बारे में हम जब साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो इसके साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल की कहते हैं। ठीक है, सो जो हमारा ये चैप्टर है ना काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अभी हम इसको इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, वरना आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो आज जो हमने कहाँ तक पढ़ लिया? आज हमने पढ़ लिया है आग्नेय चट्टान के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबे से चैप्टर है ना, तो इसलिए मैंने आपको इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाना है। ठीक है, तो आज जो है हमने आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ा, हमने चट्टानों के वर्गीकरण, चट्टानें, भूपटल के पदार्थ के बारे में पढ़ा, हमने जो खनिज है उसके महत्व के बारे में पढ़ा। ठीक है, खनिज क्या है, खनिज के प्रकार के बारे में पढ़ा हमने, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हमने पढ़ा। सो आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। देखिए, बहुत मेहनत से मैं नोट्स बनाती हूँ, सो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक करना मत भूलिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।